हे प्रभु, बस ऐसे ही कृपा बनाए रखना। माला के जाने के बाद मैंने अपने दोनों बेटों को भरपूर संस्कार देने की कोशिश की है। बस आपसे यही प्रार्थना है कि आप मेरे दोनों बेटों को उनके जैसी ही पत्नियां देना, ताकि वो भी गरीबों की मदद करें और आपके नाम का जाप करते रहें। हरि ओम। सेठ किशोरीलाल ने दोनों हाथ जोड़कर भगवान को नमन किया। तभी उनका बड़ा बेटा सुधीर उनके पास आया और किशोरीलाल के पैर छूकर बोला, पापा जी नमस्ते, खुश रहो। अब सुनील कहाँ है? वो सो रहा है पापा जी। जिंदगी हो तो ऐसी हो। कोई बात नहीं पापा जी, सोने दीजिए उसे। कोई काम है तो मुझे बताइए। नहीं नहीं, कुछ नहीं। चलो मैं चलता हूं। जी पापा जी, मैं भी बस कॉलेज के लिए निकल रहा हूं। किशोरीलाल कार में बैठकर निकल गए। उधर सुधीर भी अपनी कार से कॉलेज के लिए निकल पड़ा। किशोरीलाल एक बड़ी कपड़ा फैक्ट्री के मालिक थे। साथ ही वो एक अनाथ आश्रम भी चलाते थे, जिसका सारा खर्चा वो खुद ही उठाते थे। उनकी पत्नी माला का जब निधन हुआ, तब उन्होंने अपनी पत्नी की याद में ये अनाथ आश्रम खोला था। सेठ किशोरीलाल हफ्ते में 1-2 बार वहां जरूर जाया करते थे। बड़ा बेटा सुधीर भी अनाथ आश्रम के कई कामों में मदद करता था, लेकिन छोटे बेटे सुनील की सोच इस मामले में थोड़ी अलग थी। फिर एक दिन, पापा जी आपसे एक बात करनी थी। हाँ हाँ कहो ना बेटा। पापा जी वो मेरी एक क्लासमेट है, मैं उसे बहुत पसंद करता हूं पापा जी। अरे वाह, तुमने तो खुद ही लड़की देख ली और शादी का फैसला भी कर लिया। क्या नाम है उसका? पापा जी उसका नाम इकरा है और वो मुस्लिम है। अब तुम्हें पूरी दुनिया में प्यार करने के लिए एक मुस्लिम लड़की ही मिली। देखो सुधीर, मैं साफ साफ कहे देता हूं, ये रिश्ता कभी नहीं हो सकता। पर पापा जी आप एक बार उससे मिल तो लीजिए। बस बस, मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम या तो उस लड़की को छोड़ दो या फिर अपने बाप को। किशोरीलाल गुस्से में वहां से चले गए और सुधीर आंखों में आंसू लेकर अपने पापा को देखता रहा। थोड़ी देर बाद सुधीर ने अपने आंसू पोंछे और वो घर से बाहर चला गया। उधर जैसे ही ये बात सुनील को पता चली तो वो बहुत खुश हुआ। क्या बात है, एक मुसलमान लड़की के चक्कर में भैया ने करोड़ों रुपए की संपत्ति ठुकरा दी। बढ़िया है, अब तो ये सारी जायदाद, सारा पैसा सब मेरा हो गया। कई दिन बीत गए। सुधीर ने इकरा से शादी कर ली और वो दोनों उसी शहर में किराए का कमरा लेकर रहने लगे। सुधीर एक कंपनी में क्लर्क का काम करने लगा और इकरा घर संभालती। उधर सुनील ने सुनीता नाम की एक लड़की से शादी कर ली। सुनीता बहुत ही चालाक और घमंडी किस्म की थी, जबकि सुनील को सिर्फ पैसों से मतलब था। बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाना इस बारे में सोचने की उसे फुर्सत ही नहीं थी। दूसरी तरफ किशोरीलाल बुजुर्ग होते जा रहे थे। कामकाज का बोझ अब उनसे संभाला नहीं जा रहा था। फिर एक शाम, पापा जी आपके लिए चाय बनवा दूं? सुनीता ने पहली बार किशोरीलाल से ऐसा कुछ पूछा था। सुनीता के इस बदले रूप से किशोरीलाल भी हैरान थे। फिर कुछ सोचकर उन्होंने कहा, अब हाँ बहू, बहुत थक गया हूं। चाय पीने का मन तो है, पर एक काम करो, मेरे लिए तुम खुद चाय बनाकर लाओ। नौकर से मत बनवाना। ठीक है पापा जी। सुनीता की हालत देखकर किशोरीलाल मुस्कुरा दिए। वो समझ गए थे कि सुनीता जरूर उनसे कुछ मांगने आई थी और चाय तो बस एक बहाना था। सच तो ये था कि सुनीता और सुनील तो बस किशोरीलाल के गुजरने का इंतजार कर रहे थे, ताकि दोनों के हाथ पूरी जायदाद लग सके। उधर किशोरीलाल गहरी सोच में डूबे थे। तभी उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। अगले दिन कांपते हाथों से किशोरीलाल ने किसी को फोन किया। हेलो। हेलो बेटी, अब कैसी हो? जी मैं ठीक हूँ, आप कौन बोल रहे हैं? मैं तुम्हारा ससुर बोल रहा हूँ, सुधीर का पापा। किशोरीलाल की आंखों में आंसू थे और उधर उनकी आवाज सुनकर इकरा भी रो पड़ी। अब रो मत बेटी, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। अब क्या तुम आ सकती हो? आपका हुक्म सर आंखों पर पापा जी, मैं 1 घंटे में पहुंचती हूँ। पर पापा जी वो सुधीर शहर से बाहर गए हुए हैं। कोई बात नहीं, मैं उससे बाद में मिल लूंगा। अभी तुम आ जाओ। जी पापा जी। थोड़ी देर बाद इकरा किशोरीलाल के घर पहुंची। उसने पहली बार अपने ससुराल में कदम रखा था। वो बहुत ही सादे कपड़ों में आई थी। उसने आते ही किशोरीलाल के पैर छुए। किशोरीलाल उसे देखकर मुस्कुराए। उन्होंने उसे बिठाया और सुनीता वहां पर आई।
पापा जी, ये कौन है? कोई नई काम वाली बुलाई है क्या? इसे सोफे पर क्यों बिठा दिया आपने? खामोश हो जाओ सुनीता, ये तुम्हारी जेठानी है। ओह अच्छा, तो ये है वो हूर परी जिसके चक्कर में जेठ जी घर छोड़कर चले गए। सुनीता की इस बात पर वहां खामोशी छा गई। इकरा ने अपनी निगाहें नीची कर ली। तभी किशोरी लाल ने खांसते हुए कहा, देखो, तुम दोनों मेरी बहू हो और आज तक मैंने तुम दोनों को कोई उपहार नहीं दिया। अब नया साल शुरू होने वाला है तो मुझे लगा कि तुम दोनों को कुछ ना कुछ देना चाहिए। पता नहीं मैं अगले साल तक रहूं भी या नहीं। तो ये लो, ये 2 लिफाफे हैं, इनमें 1-1 लाख रुपए हैं। इन पैसों को चाहे जैसे मर्जी खर्च करो, बस कोशिश करना इन पैसों से किसी के चेहरे पर मुस्कान आ सके और बाद में बताना जरूर कि तुम दोनों ने इन्हें कहाँ खर्च किया। उन पैसों को लेकर दोनों बहुएं चली गईं। सुनीता फटाफट तैयार हुई और सारे पैसे लेकर शॉपिंग करने निकल पड़ी। उधर इकरा सुधीर के आने का इंतजार करने लगी। 2 दिन बाद जब सुधीर घर आया तो इकरा ने सुधीर को सारी बात बताई और फिर, तो क्या सोचा है तुमने? कहाँ खर्च करोगी ये पैसे? जी, मेरे मन में एक बात है। हाँ बोलो ना। पापा जी अब बहुत थक गए हैं, उम्र भी हो गई है, तो पता नहीं अनाथ आश्रम जा पाते होंगे या नहीं। आपने बताया था कि पापा जी को अनाथ आश्रम के बच्चों से बहुत लगाव है, तो क्यों ना हम ये पैसे। मैं समझ गया इकरा, तुम बिल्कुल सही सोच रही हो। सुधीर को एक बार फिर अपनी पसंद पर नाज हो रहा था और फिर नए साल के पहले दिन। पापा जी, आपको नया साल मुबारक हो। तुम्हें भी नया साल मुबारक हो बेटी। तो बताओ कहाँ खर्च किए पैसे? वो जानने के लिए आपको मेरे साथ चलना होगा। 1 मिनट पापा जी, पहले मुझसे तो पूछ लो। तो बताओ। पापा जी ये देखिए, न्यू ईयर पार्टी के लिए ये नई डिजाइनर ड्रेस ली है मैंने, पूरे 50,000 की। कुछ पैसे पार्लर में खर्च हो गए और बाकी मैंने शाम की पार्टी के अरेंजमेंट्स के लिए रखे हैं। आप देखना पापा जी, इस बार हमारी न्यू ईयर पार्टी के हर जगह चर्चे होंगे। अच्छी बात है। फिर इकरा किशोरी लाल को उन्हीं के अनाथ आश्रम लेकर गई, जो बहुत अच्छे से सजाया गया था। सारे बच्चों ने नए गरम कपड़े पहने हुए थे। किशोरी लाल वाकई कई महीनों के बाद अनाथ आश्रम आए थे, तो सारे बच्चों ने उन्हें घेर लिया। इकरा ने सारे अनाथ बच्चों का नया साल बहुत खास बना दिया था और ये देखकर किशोरी लाल फूले नहीं समा रहे थे। और फिर, तुम सही थे सुधीर, मुझे इकरा से बहुत पहले ही मिल लेना चाहिए था, पर कोई नहीं, भगवान जो करते हैं उसी में हम सबकी भलाई होती है। चलो कोई बात नहीं, जो पहले नहीं हो सका वो अब इस नए साल पर होगा। मेरी बहू का स्वागत मेरे घर में धूमधाम से होगा। उषा देवी की 2 बहुएं नीलम और कविता। बड़ी बहू नीलम के 2 बच्चे थे और छोटी बहू कविता की शादी को 1 साल होने वाला था। नीलम बड़ी थी, इसलिए अपनी आदत के हिसाब से हर जगह अपना रुतबा दिखाने की उसकी आदत थी। वो कविता को आगे बढ़ने ही नहीं देती थी। कविता, रोटियां भी रहने दो, मैंने बाहर वेज बिरयानी सबको सर्व की है। पर भाभी, बुआ जी तो रोटी मांग रही थी, उन्होंने कहा कि वो चावल नहीं खाती हैं। मैंने कहा ना, अभी रुक जाओ, रोटियां जरूरत होगी तो बना लेंगे। भाई दूज का त्योहार था, घर में सब मेहमान आए हुए थे, इसलिए उषा देवी की दोनों बहुएं रसोई में दोपहर का खाना बना रही थी। नीलम ने वेजिटेबल बिरयानी बनाई थी और वो सबके सामने अपनी उसी बिरयानी के गुण गा रही थी, जैसे कि अपने मुंह में या मिट्ठू बनने वाली बात हो। बुआ जी, थोड़ी और बिरयानी लीजिए ना, मुझे लगता है आपको बिरयानी पसंद नहीं आई। नहीं नहीं बहू, तुम्हारे हाथ का खाना तो मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती हो तुम, पर मैं ज्यादा चावल नहीं खाती हूँ। रुको ननद जी, मैं अभी रोटी मंगवाती हूँ। कविता बहू, क्या हुआ, रोटी बनी नहीं क्या अभी तक? मैं खुद ही देख कर आती हूँ। उषा देवी रसोई में जाती है तो कविता रसोई में रोटी बनाने की जगह मीठी सेवई बना रही थी। उषा देवी को गुस्सा आ गया और उन्होंने कविता की डांट लगा दी। क्या बात है कविता बहू, इतनी देर से बुआ जी रोटी का इंतजार कर रही हैं और तुम यहाँ सेवई बना रही हो। अरे पहले उन्हें रोटी तो पूरी खिला लेती, तुम्हें पता है कि वो चावल कम खाती हैं और मैंने तुम्हें स्पेशली यहाँ रोटी बनाने के लिए भेजा था। माँ जी, वो नीलम भाभी ने मुझे। कविता, तुम रहने दो, मैं रोटियां सेक देती हूँ। माँ जी आप बाहर जाओ, मैं जल्दी जल्दी रोटी सेक कर लाती हूँ। पहली बार कविता को एहसास हुआ कि नीलम उसके साथ सही नहीं कर रही है। उस दिन उसने ठान लिया कि वो देवरानी है तो क्या हुआ,
पर इस तरह से जेठानी का गलत व्यवहार भी तो वो सहन नहीं कर सकती ना। अब वो चौकन्ना रहने लगी। जब भी नीलम अपने आप को आगे करती तो कविता भी पीछे नहीं हटती, पर वो इस बात का जरूर ध्यान रखती थी कि नीलम उसकी जेठानी है तो उसका मान सम्मान भी बना रहे। एक दिन उषा देवी की बहन और बेटी उन सबके साथ बाजार गई। उषा देवी की बहन की लड़की किरण की शादी थी, तो वो सब उसी की शादी की शॉपिंग के लिए गई हुई थी। मौसी जी, ये लहंगा किरण पर बहुत अच्छा लगेगा। क्यों किरण? नीलम भाभी, कविता भाभी जो प्याजी कलर का लहंगा दिखा रही है वो भी बहुत अच्छा है। आजकल प्याजी रंग बहुत इन है। मैंने बहुत सारी एक्ट्रेस को देखा है, वो आजकल इसी कलर के लहंगे अपनी शादी में पहन रही हैं। इसमें फोटोग्राफ्स बहुत अच्छे आते हैं। एक काम करना किरण, तुम दामाद जी के भी सेम कपड़े ही बनाना, बहुत सुंदर लगेंगे। और वो जो मैंने पार्लर वाली तुम्हें बताई है ना, वो इतना सुंदर मेकअप करती है ना कि तुम बहुत सुंदर लगने वाली हो। सच कविता भाभी, आपने तो मेरी शादी की बहुत ही बढ़िया शॉपिंग करवा दी है। अरे भाभिया होती ही इसीलिए हैं कि अपनी ननद का ख्याल रख सके। सच कविता, तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है। अरे रितु, ये आजकल के बच्चे हैं ना, तो ये हमसे ज्यादा जानते हैं। कविता भाभी, आप सामने मेरे साथ उस शॉप पर चलना, मुझे वहाँ से अपनी जीन्स के साथ अच्छा सा टॉप भी लेना है। मुझे धीरज ने बोला था कि अगर हम हनीमून पर जाते हैं तो जीन्स भी आप समझ रहे हो ना भाभी? मैं सब समझ रही हूँ किरण, बहुत अच्छा लगता है ये सब शॉपिंग करना, खट्टी मीठी यादें बन जाती हैं। नीलम बुरी तरह से चिढ़ चुकी थी क्योंकि सब कविता को ही महत्व दे रहे थे। तभी नीलम का बेटा आइसक्रीम की जिद करने लगता है। मम्मी, मुझे आइसक्रीम लेनी है। मम्मी मम्मी। नहीं लेनी आइसक्रीम, मैंने कहा नहीं लेनी। क्या बात है बहू, बिट्टू को क्यों मार रही हो? किस बात का गुस्सा है? पता नहीं रितु, इसे आजकल क्या होता जा रहा है, जब देखो गुस्से में भरी रहती है। बहू, थोड़ा लिहाज करो, ये बाजार है, हम किसी की दुकान पर बैठे हैं। अरे बहू छोड़ो, भी बच्चा है, कोई बात नहीं। आओ देखो जरा, मेरे लिए भी एक साड़ी पसंद कर लो। लाओ, गुड़िया को मेरी गोदी में दे दो। नीलम गुड़िया को अपनी सास की गोदी में दे देती है। वो लोग साड़ी देखने लगते हैं। कुछ देर बाद जब कविता किरण के साथ वापस लौटती है तो उस समय सबका ध्यान बिट्टू की तरफ जाता है। बिट्टू वहाँ नहीं था। बिट्टू, बिट्टू कहाँ गया? बिट्टू, कविता, किरण, तुम दोनों ने बिट्टू को देखा दुकान से बाहर कहीं जाते हुए? नहीं भाभी, दुकान के बाहर तो हमें बिट्टू कहीं नहीं दिखा। रुको मैं देखती हूँ, क्या पता बाहर खड़ा हुआ हो। सब लोग बिट्टू को ढूंढने लगते हैं पर बिट्टू कहीं भी दिखाई नहीं देता। नीलम के साथ साथ सबका रो रो कर बुरा हाल था। तभी कविता के मोबाइल पर एक अननोन नंबर से फोन आता है। हेलो, कौन? चाची, मैं बोल रहा हूँ। बिट्टू, चाची मैं अंकल के साथ खड़ा हूँ। अंकल के साथ? बेटा अंकल को फोन दो। जी, आपका भतीजा मेरे पास ही खड़ा है, वो बिल्कुल सेफ है, आप इस जगह पहुँच जाइए। सब लोग घबरा कर उस जगह पर पहुंचते हैं जहां बिट्टू उस आदमी के साथ खड़ा था। बिट्टू, मेरा बच्चा, तू ठीक तो है ना? हाँ मम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो एक चोर अंकल मुझे आइसक्रीम दिलाने ले जा रहे थे, मैं उनके साथ जा रहा था, तभी इन अंकल ने मुझे रोक लिया और उसकी खूब पिटाई की, वो यहाँ से भाग गया। जी, आपका बेटा बिट्टू बिल्कुल ठीक है, वो बदमाश भाग गया। वो तो मेरी नजर पड़ गई और मैंने उसे पकड़ लिया। आपका बेटा बहुत समझदार है, इसे बाकी फोन नंबर तो याद नहीं थे पर अपनी चाची का नंबर याद था, इसलिए मैंने तुरंत इनके नंबर पर फोन मिलाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। सब लोग बिट्टू को लेकर घर आ जाते हैं। नीलम को सारी बात समझ में आ जाती है। कुछ दिन पहले ही बिट्टू कविता के साथ बैठा था तो कविता उसे अपना मोबाइल नंबर याद करवा रही थी और बिट्टू को इसमें बहुत मजा आ रहा था। बिट्टू नीलम के फोन से कविता के नंबर पर बार बार डायलिंग कर रहा था। मजाक मजाक में ही सही, पर बिट्टू को इसी बहाने अपनी चाची कविता का नंबर याद हो गया था। ये क्या खेल बना रखा है कविता? पढ़ने वाला बच्चा है, तुम इसे मोबाइल की आदत डाल रही हो। चलो बिट्टू, पढ़ाई करनी है। नीलम को सब कुछ याद आ जाता है और वो बहुत शर्मिंदा होती है। उसकी आंखों में आंसू थे। आई एम सॉरी कविता, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें समझने में बहुत बड़ी गलती की। तुम सचमुच सबका कितना ख्याल रखती हो। भाभी, आप सबका ख्याल रखना तो मेरा फर्ज है और आप सब भी तो कितने अच्छे हो, मेरी इतनी केयर करते हो। मम्मी, भूख लगी है बहुत जोरों की। शाम हो रही है, सब लोग घर आने वाले होंगे, जल्दी से खाना बना लो। मेरे राज दुलारे गुड्डे को भी भूख लगी है। भाभी, मैं सोच रही थी आप जल्दी से दाल चावल रेडी कर लो, मैं गरम गरम रोटी सेक लेती हूँ, फिर हम सब मिलकर आज एक साथ खाना खाएंगे। मौसी जी, किरण, आप सब भी खाना खाकर ही जाना। हाँ बहू, बहुत जोरों की भूख लगी है। नीलम, जल्दी से दाल चावल बना लो। और कविता, एक काम कर बहू, रोटी के साथ साथ ना वो जो तूने लाल मिर्च का अचार डाला है ना, वो जरूर खिलाना, वो बहुत ही टेस्टी बनाया है तुमने। हाँ बहू, जल्दी से अब तुम दोनों खाना बना लो। नीलम भाभी, मैं कह रही थी इस साड़ी के साथ चप्पल अच्छी लगेगी या फिर सैंडल? इसके साथ तो हील वाली चप्पल ही अच्छी लगेगी। कुछ भी कहो भाभी, के चावल एक एक दाने खिले हुए बनते हैं, मुझे तो ऐसे चावल बनाने ही नहीं आते। भाभी, मुझे भी इस तरह के चावल बनाने सिखाओ ना, जिसमें एक एक दाना अलग हो, मुझे भी सीखना है।
और फिर इस तरह हंसते और खट्टी मीठी बातें करते हुए देवरानी जेठानी दोनों एक दूसरे के गले लग जाती हैं।